नमस्कार। स्टैटिक जीके के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है मध्यकालीन भारत। तो हम मध्यकालीन भारत से संबंधित विभिन्न पक्षों पर चर्चा करेंगे और इससे संबंधित जुड़ी कुछ बातों को जानेंगे। इससे पहले हम प्राचीन काल में विभिन्न आयामों को पढ़ चुके हैं इतिहास के, जिसमें हमने अभिलेखों को देखा, स्थापत्यों को देखा और भी अन्य चीजों को देखा, मुद्राओं को देखा। साथ में हमने मुद्रा का पूरा इतिहास जाना हमने। तो आज हमारी चर्चा का मुख्य बिंदु रहेगा सल्तनत, और इससे जुड़ी हम कुछ बातों पर चर्चा करेंगे। तो पहले हम एक बैकग्राउंड जान लेते हैं, एक पृष्ठभूमि जान लेते हैं, आखिर किस तरीके से भारत में सल्तनत का आरंभ होता है और किस तरीके से भारत में मुस्लिम शक्तियों का आक्रमण होने लगता है। इसके बारे में एक विषय जानते हैं हम। तो आप जानते हैं जो भारत भूमि में प्रवेश पाने का श्रेय गजनवी वंश को दिया जाता है। इसके पहले अरब के जो खलीफा हुआ करते थे, अल-वाजिद नाम का एक खलीफा हुआ करता था अरब का। तो इसके आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले 712 ईस्वी में मकरान के रास्ते स्थल मार्ग से सिंध पर हमला किया। यह हमला सर्वप्रथम देवल में हुआ, जिसमें देवल का पतन हो जाता है। कराची, जिसको आज हम बोलते हैं देवल, कराची का पतन हो जाता है। उसके बाद कासिम ने चाच के बेटे जो दाहिर था, दाहिर पर हमला कर दिया और मुल्तान तक के इलाके पर विजय प्राप्त की। दाहिर रावौर के युद्ध में हमारा भी इसमें जाता है। तो सिंध पर कासिम के आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य इस्लाम का प्रचार करना और आर्थिक संपन्नता एवं साम्राज्य विस्तार की लालसा थी। तो इस तरीके से भारत में अरबों का आक्रमण होता है। आगे चल के आप देखेंगे तुर्क आने लगते हैं। जब तुर्क जनजाति जो होती है ये इस्लाम में धर्मांतरित हो जाती है, तो ये जनजाति आप जानते हैं लड़ाकू जनजाति थी और घोड़ों पर चलती थी, काफी महत्वपूर्ण जनजाति। जब इस्लाम में धर्मांतरित हो जाते हैं तो भारत की तरफ आक्रमण करते हैं इस्लाम के प्रचार के लिए, जिसमें आप देखेंगे महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और आगे चल के जितने भी सुल्तान आप देखते हैं अधिकतर तुर्क होते हैं इसमें से। तो महमूद जो गजनवी है, इसको वास्तविक श्रेय दिया जाता है भारत के अंदर आने का, क्योंकि इसने भारत में आप देखते हैं लगातार इसने ऐसे आक्रमण किए थे जिससे भारत में जो तुर्की साम्राज्य है ये लगभग स्थापित होने लगा था, जिसमें आप देखते हैं 998 से 1030 तक इसने कई बार भारत को लूटा। सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया। इसके अलावा इसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया। ठीक है, तो इस तरीके से महमूद का आक्रमण बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसने 17 बार आक्रमण किया भारत पे, 1027 तक आक्रमण किया जब तक ये मर नहीं गया। तो इस तरीके से आप देखते हैं महमूद के आक्रमण लगातार भारत में हुए हैं, जिसने थानेश्वर को लूटा, मथुरा वृंदावन से अपार संपत्ति लूटी, सोमनाथ को लूटा इसने। ये अपने साथ में अलबरूनी, फिरदौसी, उद्बी, फर्रुखी विद्वान भी लेके आया, जिन्होंने भारत में इतिहास को लिखा, भारत में उस दौर को लिखा। अलबरूनी की हम बात कर चुके हैं, तहकीक हिंद की किताब की बात कर चुके हैं, जिसमें इसने अलबरूनी ने भारत की तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उन सबको लिखा। इसको किताब उल हिंद भी बोला जाता है, तारीख हिंद बोला जाता है, किताब उल हिंद भी बोला जाता है। बहुत महत्वपूर्ण किताब है। तत्कालीन भारत की हमें झलक प्राप्त होती है इस किताब से। अरबी भाषा में है ये किताब। तो अलबरूनी ने इसके अलावा 2 संस्कृत पुस्तकों का अरबी में अनुवाद भी किया था। इसमें सांख्य जो दर्शन, कपिल मुनि का सांख्य दर्शन था, इसका अनुवाद किया था, एवं महाभाष्य का अनुवाद किया था। ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया था महाभाष्य, इनका अनुवाद किया था। तो इसके बाद आप देखेंगे आगे चल के गौरी भारत में आता है, मोहम्मद गौरी। इसको शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी बोला जाता था। तो ये भारत में आक्रमण करता है 12वीं सदी में, जिसमें आप जानते हैं पहले पृथ्वीराज तृतीय से हार जाता है 1191 में। इसके बाद ये 1192 में पृथ्वीराज त्रायन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय को हरा देता है और आखिरकार इसका जो सेनापति था ये दिल्ली पर सबसे पहले शासन अपना व्यवस्था स्थापित करता है। तो सबसे पहले गौरी ने जो आक्रमण किया था 1175 में आक्रमण किया था गोमल दर्रे से होकर, ये इसने पहली बार उच्च को जीत लिया था। फिर इसके बाद 1178 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन मूलराज द्वितीय ने आबू पर्वत के पास इसको बहुत बुरी तरीके से पराजित किया मोहम्मद गौरी को, और ये पहली इसकी पराजय थी। 1179 में गौरी ने पेशावर को जीत लिया, 1150 में सियालकोट, 1186 में उसने संपूर्ण पंजाब को जीतकर गजनवी राजवंश को समाप्त कर दिया। तराइन का प्रथम युद्ध हमने बात कर ली। द्वितीय युद्ध इसके बाद में हुआ 92 में। इसमें गौरी विजयी रहा। पृथ्वीराज तृतीय को मृत्युदंड दे दिया जाता है, ऐसा हमें सुनने में आता है। हालांकि पृथ्वीराज आसू में और भी कहानी मिलती है। 1193 में गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक जो था
इस मेरठ और दिल्ली को जीत लेता है और 93 में दिल्ली भारत में गौरी का राज्य राजधानी बनके दिल्ली स्थापित हो जाती है। 94 में अजमेर को जीतता है ऐबक, और आप देखेंगे जैन मंदिरों को नष्ट करके, हिंदू जैन मंदिरों को नष्ट करके अवशेषों से दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाता है। ये जो आप भी आज देखते हैं कुतुब मीनार का जो एरिया है, यहाँ पे अभी भी ये मस्जिद है। 1196 में अजमेर में संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर ये क्या करता है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बनवाता है। इस तरीके से आप देखेंगे भारत में मुस्लिम संस्कृति का आक्रमण होता है, लगातार बढ़ती आती है और स्थापित हो जाती है। 1205 में गौरी का अंतिम मुकाबला खोखरों से भी होता है, और मोहम्मद गौरी की बात करें तो खोखरों से उसका मुकाबला होता है। और इसके बाद मोहम्मद गौरी जब वापस गजनी जा रहा होता है, तब दमयक नामक स्थान पर उसकी हत्या कर दी जाती है किसी के द्वारा। इस तरीके से ऐबक भारत में 1206 में गुलाम वंश की नींव डालता है। तो 1206 से एक तरीके से आप देखेंगे भारत में स्लेव डायनेस्टी का शासन की शुरुआत होती है। तो ये दिल्ली सल्तनत के लिए एक महत्वपूर्ण शासन था, स्लेव डायनेस्टी। फिर इसके बाद में आप देखें कुतुबुद्दीन ऐबक इसमें होता, और जो नोटेबल रूलर था, जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इल्तुतमिश को माना जाता है, रजिया सुल्तान और बलबन को माना जाता है। इस वास्तविक शासक थे दिल्ली सल्तनत से संबंधित। तो इसके कुछ साहित्यिक स्रोतों की बात कर ले, हमें कैसे पता चलता है मध्यकालीन का इतिहास। तो आप देखेंगे इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। इसमें है जैसे ताज उल मासिर। ये ताज उल मासिर है, इसको हसन निजामी ने लिखा हुआ है, हसन निजामी। इसमें आप अलबरूनी की तहकीक हिंद देख लेंगे, किताब उल हिंद इसको भी बोलते हैं। मिनहाज उल सिराज की तबकियात ए नासिरी है। अमीर खुसरो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसने उस काल के इतिहास को लिखा है। इसने करीब 5 सुल्तानों का शासनकाल देखा हुआ था अपने जीवन में। इसको नूह सिपेहर इसने लिखा, नूह सिपेहर। इसने तुगलकनामा लिखा, इसके अलावा खजान उल फुतूह लिखा। इस तरीके से अमीर खुसरो ने बहुत सारी किताबें लिखी। इसके अलावा फिरोज शाह है, जियाउद्दीन बर्नी एक बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार है, जियाउद्दीन बर्नी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसने तात्कालीन इतिहास को बहुत अच्छे से लिखा है। तुगलक का इतिहास इसने, खिलजी का इतिहास बहुत ही संयम के साथ लिखा है। ये लिखता है जियाउद्दीन बर्नी कि जब मोहम्मद तुगलक की जो मुद्रा व्यवस्था थी, सांकेतिक मुद्रा, फेल हो गई, असफल हो गई, तो जो किला था इसके बाहर पहाड़ जैसे बन गए। मतलब जो मुद्रा हुआ करती थी, फेक मुद्रा हुआ करती थी, जो सांकेतिक मुद्रा हुआ करती थी, तो ये बहुत बड़ी गलती थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें लिखता है। ये लिखता है कि जब मोहम्मद तुगलक मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो इसने लिखा है कि प्रजा को तुगलक से और तुगलक को प्रजा से मुक्ति मिल जाती है। तो इस तरीके की बातें लिखता है। तो एक वास्तविक तौर पर काफी अच्छे तरीके से इतिहास तैयार करता है। ये तारीख फिरोज शाही, इसकी किताब का नाम है फिरोज शाही, और फतवा जहांगीरी और फतहात ए फिरोज शाही, ये इसकी किताबों का नाम है। याद रखेंगे हम, बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। इसके अलावा आप देखेंगे और भी बहुत सारे तात्कालीन जो महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जिन्होंने इसको लिखा, जिसमें अबीर हसन हो जाएंगे, सिज्जी हो जाएंगे, शेख रजकुल्ला हो जाएंगे। इस तरीके से आप देखेंगे बहुत सारे इतिहासकार हैं। इसमें कुछ विदेशी यात्रियों का विवरण भी शामिल है। आप देखेंगे इसमें इब्न बतूता बहुत महत्वपूर्ण है। इब्न बतूता, ये आपका जो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, 1333 में भारत आया था। इसने मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में रहा, और इसकी रचना जो थी, ये रेहाला इसकी रचना हुआ करती थी। बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। इसके अलावा आप देखते हैं अब्दुल रज्जाक, एक महत्वपूर्ण इतिहास का पूर्ण व्यक्ति था, जो विदेशी यात्री था, ईरानी राजदूत था। ये जो अब्दुल रज्जाक था, देवराज द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। मार्को पोलो इटली का यात्री था, ये 13वीं सदी में भारत आया था। इसके अलावा निकोलो कॉन्टी, ये दक्कन की यात्रा की थी इसने 1420 में। आप देखेंगे नूनीच, ये पुर्तगाली घोड़े का व्यापारी था, इसने विजयनगर दरबार में रहा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे हैं विदेशी यात्री भी। तो ऐबक का मकबरा भी इसमें, शेरशाह का मकबरा, ये सब भी महत्वपूर्ण है। तो आइए बात कर लेते हैं हम सबसे पहले ऐबक के बारे में, फिर इसके बाद में हम लगातार आगे बात करेंगे। तो ऐबक जो था स्लेव डायनेस्टी का प्रथम शासक था। इसको जो तुर्की राज का संस्थापक माना जाता, लेकिन ये वास्तविक संस्थापक नहीं था, क्योंकि इसके सामने बहुत सारी समस्याएं रही। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे 1208 में जो ऐबक का राज्याभिषेक 1206 में हुआ था, और इसने लाहौर को अपनी राजधानी बना लिया था। तो इस तरीके से आगे चल के इसको सुल्तान की भी उपाधि मिल जाती है। इसने अपने जो ऐबक ने, इसने ना तो अपने नाम की सिक्के चलवाए, ना इनमें खुतबा लिखवाया। इस तरीके से आप देखेंगे ये एक जो शासक था
तो बहुत ही मतलब इस बहुत सारे काम नहीं किए इसने। इसे लाख बख्श कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। लाख बख्श कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? लाख बख्श। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाखों का दान दे दिया करता था, ऐसा माना जाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें याद रखेंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएंगी। ऐबक ने ही सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाया था, जिसे इल्तुतमिश ने आखिरकार पूरा किया था। ठीक है, तो ये आप रखिएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा इसने निर्माण करवाया था। इसके अलावा इसमें 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है चौगान में पोलो खेलते समय। तो इस तरीके से ये गिर पड़ता है और मर जाता है। ठीक है, इसके बाद कुतुबुद्दीन मृत्यु के बाद इसके पुत्र आराम शाह को लाहौर की गद्दी पर बिठा दिया जाता है, लेकिन इल्तुतमिश को आपदस्थ कर देता है। इसके बाद ये वास्तविक सुल्तान बनता है और आप देखेंगे 1211 से 1236 तक ये सुल्तान रहता है। तो बहुत महत्वपूर्ण शासक था ये इल्तुतमिश, क्योंकि इसने वास्तविक रूप से तुर्की सल्तनत को स्थापित किया था। ठीक है, तो ये ऐबक ने इल्तुतमिश को अनहिलवाड़ के युद्ध के दौरान खरीदा हुआ था। एक दास था ये, क्योंकि जो तुर्क थे इनमें दास प्रथा चलती थी, जिसमें दास को खरीदा जाता था। यह ऐबक का गुलाम और दामाद था। तो इल्तुतमिश शमशी वंश का था और इलवारी तुर्क था ये, इलवारी तुर्क था ये। ठीक है, इसको वैधानिक सुल्तान था ये, क्योंकि इसने क्या किया था, सुल्तान पद की स्वीकृति गौर की शासक थे नहीं, बल्कि इसने सीधे खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त की थी। दिल्ली के गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यल्दोज और नासिरुद्दीन कोबाजा को इसने समाप्त किया था, क्योंकि इसके दो ये भी जो मोहम्मद गौरी था इसकी ये भी गुलाम थे, यल्दोज और कोबाचा। तो इन दोनों को भी उसने पराजित किया था और दिल्ली की गद्दी को बचाया था। नहीं तो यल्दोज और कोबाचा भी दिल्ली की गद्दी पाने के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसने अपने सिक्के भी चलाए, दिल्ली को राजधानी बनाया। इसने 40 सरदारों की जो एक गुट था तुर्कानिक चहलगामी, इस संगठन की स्थापना की थी। ठीक है, इसकी दूरदर्शिता के कारण मंगोल आक्रमण से भी बचा रहा जो तुर्क राज्य हुआ करता था। तो इस तरीके से ये सब याद रखिएगा। इसके अलावा इसने एकता व्यवस्था भी लागू की, तो बंगाल को जीतकर दिल्ली का उसको एकता बनाया था इसने। ठीक है, इसके बाद इसने मंदसौर पर भी अधिकार कर लिया, परमार की राजधानी पर भी अधिकार कर लिया, रणथंभौर पर भी इसने विजय प्राप्त की। इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए और जीतल टंका और तांबे का, इसने चांदी के सिक्कों को टंका, तांबे के सिक्के को जीतल कहा। इस तरीके से इसने बहुत सारे कार्य किए जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहे। मिन्हास राज इसके दरबार का महत्वपूर्ण लेखक था। तो ये सब आप याद रखेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। ठीक है, इसके बाद इल्तुतमिश के बाद जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1242 में, तो रजिया सुल्तान बनती है। 1236 से लेके 1240 तक इसका शासन होता है। तो ये सुल्तान बनती है और आप देखेंगे रजिया सुल्तान बहुत ही योग्य शासका बनती है। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रजिया एकमात्र महिला शासका थी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह टोपी पहनी, कोट पहना और इस तरीके से इसने अपने दरबार को चलाना शुरू किया। तो इसका एक सरदार था अल्तुनिया, इसने 1240 में सरहिंद में विद्रोह कर दिया था। तो अल्तुनिया से इसने शादी कर ली थी आखिरकार, और 1240 को इसने डाकुओं के द्वारा अल्तुनिया और रजिया की हत्या कर दी जाती है। इस तरीके से आप देखेंगे रजिया की असफलता का मुख्य कारण तुर्कों की गुलामों की महत्वाकांक्षाएं थी और ये सफल शासक नहीं बन पाती। हालांकि इसमें विद्वान बहुत थी और ये योग्य शासक भी बहुत थी। इसके बाद एक नया शासक बनता है बहराम शाह, मुइनुद्दीन बहराम शाह। लेकिन रजिया के तवर हिंद प्रस्थान करने के बाद तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश के तीसरे पुत्र बहराम शाह को सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन इसके बाद इस आगे चल के अलाउद्दीन जो मसूद शाह आता है, ये सुल्तान फिरोज शाह का पुत्र था। इल्तुतमिश के पुत्र सुल्तान फिरोज शाह का पुत्र था। इसके शासन में समस्त शक्तियां नायब के पास थी और इसी तरह देखेंगे जो नायब था उस समय बलवन हुआ करता था और बलवन लगातार आप देखेंगे बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है और आखिरकार गयासुद्दीन बलवन सुल्तान बनता है दिल्ली का 1266 से लेके 1287 तक। और आप देखेंगे इलवरी तुर्क था ये और इसने 22 वर्ष तक सुल्तान के रूप में शासन किया और 20 वर्ष तक इसने वजीर के रूप में शासन किया। और आखिरकार ये बहुत अच्छे तरीके से लौह एवं रक्त की नीति के द्वारा जो भी इसके विरोध में होते हैं सबको ये घुटनों पर ला देता है, सबको ये समाप्त कर देता है और कुछ ईरानी प्रथाएं शुरू करता है, क्योंकि ये अपने आप को मानता था कि ये कोई गुलाम नहीं है बल्कि ये सरदार है और ये
आप देखेंगे इसने राजत्व का सिद्धांत भी शुरू किया, इसने ईरानी परंपराएं भी शुरू की, जैसे सजदा, भूमि पर रिलेट कर अभिवादन, पैबॉस, सुल्तान के चरणों को चूमना, ये सब इसने नीतियां भी शुरू की। इसने ईरानी त्योहार नौरोज भी आरंभ किया। इस तरीके से आप देखेंगे इसने लगातार बहुत ऐसे कार्य किए जिससे इसका क्या हो जाए, इसका जो ईश्वर जो राजा का पद है इसने ईश्वर जैसा बनाने की कोशिश की। तो इस तरीके से आप ये गयासुद्दीन बलबन के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, आगे चल के खिलजी वंश की शुरुआत होती है। आप देखेंगे सेलेब डायनेस्टी के बारे में हमने अचीवमेंट के साथ में बात कर ली है। खिलजी वंश की शुरुआत होती है 1290 से 1320। इसमें जलालुद्दीन खिलजी इसका निर्माण शुरुआत करता है इस वंश की, और आखिरकार अलाउद्दीन खिलजी इस वंश को बहुत आगे तक लेके जाता है। आप देखेंगे इसके बचपन का नाम अली गुरशब था, जो अलाउद्दीन के बचपन का नाम, और ये सुल्तान बनने से पहले अलाउद्दीन अमीर तुजक के पद पर हुआ करता था। आखिरकार 12 अक्टूबर 1296 को अलाउद्दीन ने दिल्ली में प्रवेश किया। बलबन के लाल महल में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। ठीक है, तो साम्राज्य विस्तार इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसने उत्तर विजय की, इसने दक्षिण भारत की विजय की, इसने मलिक काफूर को अपना सेनापति बनाया, और मलिक काफूर ने बहुत मतलब पूरे यहाँ तक कि आप मदुरई तक, जहाँ पे पांड्य राजाओं का शासन था, यहाँ तक इसने आप देखेंगे पूरे भारत को लगभग जीत लिया। इस तरीके से ये बहुत ही महत्वपूर्ण था मलिक काफूर का अभियान। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अलाउद्दीन ने व्यक्ति की योग्यता पर बहुत ज्यादा बल दिया था। आप देखेंगे इसका मंत्री परिषद में दीवाने वजारत हुआ करता था, ये वजीर हुआ करता था, दीवाने आरिज हुआ करता, सैन्य मंत्री हुआ करता था। और इसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज थी ये थी इसमें इसकी बाजार व्यवस्था सबसे विलक्षण थी। इसको जियाउद्दीन बर्नी ने भी कहा है बाजार व्यवस्था को सबसे विलक्षण। इसका मुख्य कारण सैनिकों के वेतन में कमी करना था, न होकर वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकना था। बाजार व्यवस्था क्यों शुरू की? सैनिकों का वेतन न बढ़ाना पड़े, बल्कि बाजार की वस्तुओं के मूल्य को बढ़ने से रोका जा सके, तो इसलिए इसकी शुरुआत की थी। अलाउद्दीन ने प्रत्येक वस्तु के लिए अलग अलग बाजार निश्चित कर दिए थे। गल्ले के लिए मंडी, कपड़े के लिए सराय आदिल, घोड़ा गुलाम और मवेशी बाजार के लिए सामान्य बाजार। इस तरीके से अलग अलग बाजार में जाना पड़ता था। सभी व्यापारियों को सहनाई मंडी के दफ्तर में अपने को पंजीकृत करना होता था। सहनाई मंडी, केवल पंजीकृत व्यापारी किसानों से गल्ला खरीद पाते थे। इस तरीके से आप देखेंगे इसने एक बहुत अच्छी व्यवस्था शुरुआत की, जिसके कुछ इसमें अधिकारी भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा अधिकारी है दीवाने रियासत। ये अधिकारी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसने बाजार पर नियंत्रण करने के लिए अधिकारी तैनात किया था। शहनाई मंडी बाजार अधीक्षक हुआ करता था। सराय आदिल क्या हुआ करती थी? सराय आदिल ये न्याय के लिए हुआ करता था। बरीदे मंडी बाजार निरीक्षक हुआ करता था। इस तरीके से आप देखेंगे बहुमूल्य वस्तुओं को खरीदने के लिए दीवाने रियासत या शहनाई मंडी की आज्ञा लेनी पड़ती थी। ये पद जरूर याद रखिएगा, दीवाने रियासत। ठीक है, चलिए, तो ये सब आप याद रखेंगे। जो अलाउद्दीन था इसने डाक व्यवस्था भी लागू की थी, डाक व्यवस्था, और इसने परमट देने वाले अधिकारी की भी नियुक्ति की थी। अंतिम अधिनियम इसका ये था। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। तो ये सब महत्वपूर्ण चीजें थी जो अलाउद्दीन संबंधित से थी। आगे चलिए बात करते हैं, हम तुगलक वंश की बात करते हैं। तो अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसने घोड़े दागने की प्रणाली चलाई थी, जिसमें क्या हुआ करता था, जो घोड़े हुआ करते अच्छे किस्म के घोड़े आ सके सेना में, इसके लिए दागने की व्यवस्था इसने शुरू की थी। तुगलक वंश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वंश सबसे ज्यादा शासन करने वाले वंशों में से एक है। 1320 से 1414 ईस्वी तक इसका शासन रहा। गयाउद्दीन तुगलक ने इस वंश को शुरुआत की थी, स्थापना की थी इसकी। ठीक है, तो बर्नी ने इस समय के मतलब जो इतिहास को कवर किया हुआ है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए चैप्टर रहेगा। तो आइए इसकी बात कर लेते हैं। तो जो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है, एक जो उसके लिए महल बनाया जाता है वो महल उसी के ऊपर गिर जाता है। तो ऐसे में मोहम्मद बिन तुगलक आखिरकार में राजा बनता है। दरअसल क्या हुआ था, गयासुद्दीन ने सरकारी कर्मचारियों को राजस्व वसूली में हिस्सा देकर उन्हें मुफ्त जागीरें दी थी। और इसके बाद इसके अलावा एक और प्रकरण है, चिश्ती संत निजामुद्दीन औलिया के साथ उसके संबंध कटुपूर्ण हो गए थे। जब गयासुद्दीन बंगाल अभियान से लौट रहा था तो औलिया दिल्ली छोड़कर चले जाने को कहा औलिया को। यह सुनकर निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हनुजे दिल्ली दूरस्थ, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। तो गयासुद्दीन जब अफगानपुर नामक गांव में विश्राम कर रहा था तो लकड़ी का महल इसके ऊपर गिर गया, उसकी मृत्यु हो जाती है। इब्न बतूता के अनुसार गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु का कारण मोहम्मद बिन तुगलक की
षड्यंत्र था। तो इस तरीके से आप देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक सत्ता में आता है, जो 1325 से 1351 तक रहता है, 1325 से 51 तक रहता है। और ये भारत में बहुत अच्छा शासन करता है, इसकी बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं। तो इसके शासन का, मोहम्मद बिन तुगलक का जो मूल नाम था ये जूना खां हुआ करता था। उसने उलूग खां की उपाधि भी धारण की थी और ये गयासुद्दीन का पुत्र हुआ करता था। ठीक है, गयासुद्दीन का। तो इसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया हुआ था और 1342 में इब्न बतूता ने अपने ये 1333 ईस्वी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था, जिसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, इब्न बतूता भी इसके काल में भारत आया। तो ये आप सब याद रखिएगा। इसके प्रशासनिक परिवर्तन की कुछ बात करें तो वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना आरंभ किया था। इसलिए इसमें हिंदुओं मुसलमानों को सम्मानित पद प्रदान किए थे। दोआब में इसने कर वृद्धि कर दी थी। दोआब जो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, जिसको आप देखते हैं आज अवध बसा हुआ, पूरा उत्तर प्रदेश बसा हुआ है इस मैदान पे। इसने कृषि की उन्नति के लिए अमीर कोही को नियुक्त किया, राजधानी परिवर्तन किया, दिल्ली से देवगिरी को स्थानांतरित किया, हालांकि असफल रहा। इसके अलावा इसने सांकेतिक मुद्रा चलाई, सांकेतिक मुद्रा भी इसकी असफल रही। इस तरीके से आप देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की अधिकतर योजनाएं असफल रही हैं। इसके अलावा इसने अभियान की सोची, मंगोल आक्रमण में के इसने नेतृत्व किया कई बार। इसने खुरासान पर आक्रमण करने की, खुरासान यानी अफगानिस्तान पर आक्रमण करने की योजना बनाई, हालांकि कार्य रूप नहीं ले सकी और सेना को भंग कर दिया गया। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसने इसके अलावा कुराचिल अभियान किया, जो पहाड़ी राज्य हुआ करते थे इनका अभियान किया। इस तरीके से इसको भी इसकी सेना बहुत ज्यादा नष्ट हो गई। आप देखेंगे आधुनिक हिमाचल प्रदेश के कुमायूं जिले में इसने कई बार आक्रमण किए, जिससे इसकी सैन्य शक्ति दुर्बल होती गई, क्योंकि पहाड़ी राज्यों में जाना अपने आप में बहुत दुष्चक्र का मुश्किल कार्य हुआ करता था। ठीक है, तो ये सब आप याद रखेंगे। और ये फिरोज शाह, आइए अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ये मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक राजा बना था, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक जब बीमार हो गया, उसकी 1351 में मृत्यु हो गई, तो इसके बदायूं ने कहा था कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। और आखिरकार 1351 से 1388 तक फिरोज शाह तुगलक राजा बनता है। और ये आंतरिक शासन के लिए कुछ ऐसी नीतियां अपनाता है ताकि मुस्लिमों को खुश कर सके। इसके लिए आप देखेंगे ये जजिया कर शुरू करता है, हिंदुओं पर जो कर हुआ करता, धार्मिक कर। इसके अलावा ये कुछ और भी ऐसे कार्य करता है जो जैसे कि आप ये देखेंगे आप हिंदू देवताओं की मूर्तियों को ये खंडित करता है, तुड़वाता है और इसी तरह के कुछ कार्य करता है। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला कहलाने वाला नगर इसको बहुत पसंद था, इसने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने जो कुतुब मीनार है इसकी भी चौथी मंजिल बनवाई थी। तो इस तरीके से इसने बहुत सारे कार्य किए थे। तो ये सब याद रखिएगा। ये विद्वान था, हालांकि इसके दरबार में कई सारे विद्वान भी रहते थे, लेकिन फिर भी इसकी जो दृष्टि थी थोड़ी सी धार्मिक अधिक दृष्टि थी इसकी। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। तो ये सब हम याद रखेंगे। ये बहुसंख्यक जो हिंदू हुआ करते थे इनके प्रति अत्यधिक कठोर था ये जो फिरोज शाह तुगलक था। तो ये सब याद रखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद नासिरुद्दीन महमूद का शासन होता है। नासिरुद्दीन महमूद का आप देखेंगे नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में जो मंगोल आक्रमण होता है, तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398 में। तो आखिरकार नासिरुद्दीन जो महमूद था तुगलक शासक, ये भाग जाता है। इसके बाद में एक सरदार होता है सैयद सरदार। तो ये सैयद सरदार जो खिजर खां होता है, ये दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और ये सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं करता, रैयत की आला की उपाधि से ही संतुष्ट रहता है। और आप देखेंगे ये कुछ टाइम तक शासन करता है। फिर इसके बाद में यहाँ पे जो शासन होता है ये लोदी वंश का शासन होता है। लोदी एक बहुत महत्वपूर्ण शासक था। इसमें बहलोल खान लोदी शुरुआत करता है, जिसमें सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी भी महत्वपूर्ण शासक होते हैं। और आप देखेंगे इसी जो इब्राहिम लोदी था, इसी के काल में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। तो जो बहलोल लोदी था, ये दिल्ली की जो गद्दी पर बैठने वाला ये अफगान शासक था। ये अफगानी था, याद रखिएगा, अफगानी। ठीक है, क्योंकि इससे पहले दिल्ली में तुर्की शासक ज्यादा बैठे हैं, अफगानियों को बैठने का मौका नहीं मिलता था, इनको नीचा माना जाता था। इसके बाद सिकंदर लोदी एक महत्वपूर्ण शासक होता है। ये काफी महत्वपूर्ण शासक रहता है। तो इसने बहुत सारे काम किए। इसने नाप ए पैमाने के लिए गज ए सिकंदरी, आपने सुना होगा, गज ए सिकंदरी इसने शुरू किया था। सिकंदरी
प्रारंभ के 30 इंच का होता था। तो इस तरीके से इसने बहुत सारे कार्य किए थे। इसने नागरकोट की ज्वालामुखी मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को मांस तोलने के लिए कसाईयों को दे दिया था। इस तरीके से आप देखेंगे इसने मुहर्रम के ताजिए निकालना बंद कर दिया था। मुस्लिम स्त्रियों को पीरों और संतों की मज़ारों पर जाने से रोक दिया था। इस तरीके से इसकी भी धार्मिक दृष्टि हुआ करती थी। इब्राहिम लोदी के बारे में बात करें, ये सिकंदर लोदी का पुत्र था और आप देखेंगे 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है और बाबर के द्वारा इसको हरा दिया जाता है। इब्राहिम की पराजय हो जाती है और ये युद्ध स्थल पर मारा जाता है। इस तरीके से आप देखेंगे इब्राहिम लोदी की मृत्यु से लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाती है। दिल्ली सल्तनत का एक चैप्टर समाप्त हो जाता है हमारा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आइए कुछ और बात कर लेते हैं हम दिल्ली सल्तनत के बारे में ही, क्योंकि दिल्ली सल्तनत हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम प्रशासन की कुछ बात कर लेते हैं। तो सल्तनत कालीन प्रशासन की हम बात करेंगे तो केंद्रीय प्रशासन का प्रधान सुल्तान हुआ करता था। इसमें सुल्तान के हाथों में सारी पावर हुआ करती थी। आप देखेंगे कुछ इसके अधिकारी हुआ करते थे, जिन्हें वजीर एक अधिकारी हुआ करता था। राजस्व विभाग दीवाने वजारत का प्रधान हुआ करता था राजस्व विभाग का। इसमें आरजे ममालिक हुआ करता था, ये सेना का प्रधान हुआ करता था। दबीर एक खास हुआ करता था, शाही पत्र व्यवहार किया करता था। दीवाने रसातल एक ये विभाग हुआ करता था, ये विदेशी वार्ता किया करता था। रसातल ये विदेश वार्ता और कूटनीतिक संबंधों की देखभाल किया करता था। एक यहाँ पे जो शब्द है सद्र उस सुदूर, ये एक विभाग हुआ करता था जो धर्म का विभाग हुआ करता, धर्म विभाग हुआ करता था। ये प्रधान हुआ करता धर्म विभाग का। काजी उल कजात हुआ करता न्याय विभाग का प्रधान। बरीद ममालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान। अमीर आखुर अश्रुशाला का प्रमुख और अमीर मजलिस शाही उत्सवों का प्रबंध करता हुआ करता था। तो इस तरीके से देखेंगे आप कि दिल्ली सल्तनत में काफी महत्वपूर्ण पद यही हुआ करती थी, जिनसे प्रश्न भी बनते हैं आपके, तो ये सब याद रखेंगे आप। और इसके अलावा कुछ और विभाग हुआ करते, दीवाने वजारत इसके वित्त विभाग कार्य हुआ करता था। दीवाने अर्ज का कार्य सैन्य विभाग हुआ करता था। दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग हुआ करता था। रसातल विदेश विभाग हुआ करता था। दीवाने बंदगान दासों का विभाग हुआ करता था, क्योंकि दास व्यवस्था बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ करती थी उस समय। दीवाने अमीर को ही एक कृषि विभाग हुआ करता था। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। इनकी कर व्यवस्था को हम देखें तो जो कर व्यवस्था थी इनकी, इससे कुछ कर लिए जाते थे। एक कर था ऐसा उश्र ये मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। खराज ये गैर मुसलमानों पर भूमि कर हुआ करता था। खम्स ये लूट से प्राप्त धन हुआ करता था। इसके 1/5 भाग पर सुल्तान का अधिकार और 4/5 भाग पर सैनिकों और अधिकारियों का अधिकार होता था। ठीक है, तो अगर फिरोज शाह तुगलक को छोड़ दे सभी सुल्तानों ने 4/5 भाग स्वयं अपने पास रखा था। ठीक है, जकात ये मुसलमानों पर धार्मिक कर होता था। जजिया ये गैर मुसलमानों जो जिम्मी कहा जाता था उन्हें, उन पर धार्मिक कर हुआ करता था। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये सब कर चला करते थे जो आपके सल्तनत युग हुआ करता था। ठीक है, तो ये आप सब लोग याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे सेना की 10 बल्लभ प्रणाली चलती थी, जिसमें सुल्तान सभी खानों का प्रधान हुआ करता था, यानी पूरी सेना का प्रधान हुआ करता था। तो याद रखिएगा। एकताओं के शासन की आइए बात कर लेते हैं। एकता व्यवस्था शुरू की थी, हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत में चलती थी। तो प्रांतों को एकता के नाम से पुकारा जाता था। एकताओं को शिकों में विभाजित किया जाता था। एकता को शिकों में विभाजित किया जाता था। आप देखेंगे जिसका प्रमुख सैनिक अधिकारी सिकदार हुआ करता था। सिखों को परगना में विभाजित किया जाता था। परगना, तो इसमें परगना में आप देखेंगे इसका मुख्य अधिकारी आमिल होता था। आमिल ये शब्द एग्जाम में बन चुका है। और आप देखेंगे शासन की सबसे जो छोटी इकाई हुआ करती थी ये गांव हुआ करती थी। सबसे छोटी इकाई गांव, जहां पर खुद ये भूस्वामी को खुद कहा जाता था और मुकद्दम कहा जाता था। मुख्य अधिकारी मुकद्दम, जो तुगलक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने खुद मुकद्दम दोनों को समाप्त कर दिया था एक समय पर। और ये अलाउद्दीन खिलजी ने भी ऐसा ही कार्य किया था। तो प्रांतीय या सूबे के स्तर के अधिकारियों को मुक्ता, अमीर या मलिक पुकारा जाता था। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये एकताओं का शासन हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में दीवाने वजारत ने एकताओं की आय पर अपना नियंत्रण रखा, अतः एकता प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने एकता प्रथा को दोबारा से शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये सब याद रखेंगे हम। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी। ठीक है, तो ये आपके लिए दिल्ली प्रशासन की हमने बात कर ली और दिल्ली सल्तनत की बात कर ली। और आपको एक और बात बता दें
कि जब दिल्ली सल्तनत में आप देखते हैं कि यहाँ पे जब मोहम्मद बिन तुगलक था, यही सबसे अंतिम शासक होता है जो सबसे प्रभावशाली होता है। और जब इसके साम्राज्य का विभक्त होता है तो आप यहाँ पे देखेंगे विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत होती है, विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है, कुछ अन्य बहमनी साम्राज्य की यहाँ पे शुरुआत हो जाती है दक्षिण भारत में। और आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे उल्टा हो गया, इसको ऐसे देखिए आप, जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है तो सुदूर दक्षिण में बहमनी साम्राज्य, सुदूर दक्षिण में आप देखेंगे विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत होती है जिसकी राजधानी हम्पी होती है, और यहाँ पे बहमनी साम्राज्य की शुरुआत हो जाती है। और जो उत्तर भारत है यहाँ पे कुछ छोटे राज्य और पनप जाते हैं, जिसमें से आप देखते हैं कश्मीर हो जाता है, कश्मीर एक राज्य बनता है जिसमें 1301 में सुहादेव इसकी स्थापना करते हैं। इसके अलावा आप और देखेंगे यहाँ पे मेवाड़ हो जाता है और जौनपुर हो जाता है, जौनपुर को सिराज बोला जाता था पूरब का। इसके अलावा आप देखेंगे इनमें कुछ और अन्य राज्य पनप जाते हैं जैसे बंगाल हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे राज्य पनप जाते हैं। तो ये राज्य भी महत्वपूर्ण है, मिडाइवल हिस्ट्री का महत्वपूर्ण पार्ट है। इनको हम हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं हालांकि, तो इसलिए हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम इनको इतिहास में जब हम पढ़ रहे थे बहुत अच्छे से हम इनको कवर कर चुके थे। ठीक है, तो हम इसको लेक्चर को अपने को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं किसी अन्य लेक्चर में जो आपका संबंधित होगा स्टैटिक जीके से। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं। नमस्कार।